नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस पर बात करेंगे, जिस तरीके से बहुत बड़ी खबर बनी हुई है, ये बीएससी का जो सेंसेक्स है 50,000 का, इसने जो आंकड़ा है, जो साइकोलॉजिकल एक तरीके से ब्रेक थ्रू लिया है। और ये बहुत बड़ी बात है। ये काफ़ी कब से काफ़ी वक्त से देखा जा रहा था। मार्केट में तेज़ी 11वें हफ्ते तक तेज़ी बनी रही और ये जिसको कहते हैं कि क्रैश भी हुआ है ये कल। लेकिन इसमें जो हमें लेसन्स मिल सकते हैं और जो फोरकास्ट मिल सकता है, तो बेसिकली जैसे गुजराती में कहते हैं कि गुजराती धंधो जो होता है, धंधो इन्वेस्टर बहुत फेमस बुक भी रही है। तो इसमें जो हम कहते हैं कि जो गुजराती धंधो है उसकी जो इनसाइट्स हैं, उससे हमारे लिए क्या सीख है। इसमें मार्केट के अंदर जो बुल रन है, किस तरीके से देखा जा रहा था इसे, क्या ये आर्टिफिशियली इसको कराया गया, या इसका जो फैक्टर्स है हम उस पर भी एक डिटेल से करेंगे। मैंने कल भी एक फीचर तैयार की थी इस पे। तो हमने आज उसमें मैंने ये सोचा है कि मैं उसमें जो उसके 4 से 5 फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं उन पर एक तफसील से बात करें, डिटेल से बात करें, उसका शॉर्ट एनालिसिस भी करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर में हम गुजराती धंधों के हिसाब से बात करेंगे, उसका डेटा एनालिसिस करेंगे कि इस आंकड़े का मतलब क्या है, कि जो सेंसेक्स ने 50,000 को छुआ है या पार किया है, उसके बाद ये गिर भी गया था। ये 1:25 पे ये हुआ था, लेकिन उसके बाद ये गिरा था। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में इसने हाई बनाया था। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये गुजराती धंधों के हिसाब से कैसे फिक्स होती हैं, उसकी जो सीख है हमारी, तो मैं उस पर भी डिटेल से जाऊंगा। और उसमें काफी सारे जो एक तरीके से टिप्स कह लीजिए, या जो काफी एक आंकलन किया जाता है, जिस तरीके से मार्केट्स में उनका एक अनुभव है, हम उस पर सारी बात करेंगे। तो जो अगर हम इसको शुरुआत से शुरुआत करें, तो इसमें जो सबसे बुनियादी बात है वो ये निकल करके आती है कि जो ये है कि एक ये अनदर रिकॉर्ड नंबर की तरह देखा जा रहा है ऐसे मार्केट्स के अंदर, की जो सियाणे हैं वो कह रहे हैं कि ये तो आना ही था। ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है मार्केट्स के अंदर। तो ये नंबर है, इसको भी आगे बढ़ेगा, इसको भी पार किया जाएगा, एक थोड़े ही वक्त में किया जाएगा। तो ये बेसिक एक तरीके का है कि इसको एक रिकॉर्ड नंबर की तरह से मार्केट ले रहा है। तो इस पे खुशी तो है, इसमें हैरानगी नहीं है इतनी, क्योंकि ये नंबर आना ही था। और जिस तरीके से 11 हफ्तों से बुल रन चले जा रहा था, तो इसको अगर सेंसेक्स ने इस मार्क को किया है, तो इसको राइट पर्सपेक्टिव में हमें समझने की जरूरत है कि जो सेंसेक्स होता है, बेसिकली बीएससी के जो 30 सेंसिटिव इंडेक्स होते हैं, जिसको कि हम सेंसेक्स कहते हैं, ये इसको जो ये इंडेक्स है, ये मूवमेंट्स को ये ट्रैक करता है, उन मूवमेंट्स को जो 30 जो लार्जेस्ट स्टॉक्स होते हैं जो लिस्ट किए जाते हैं बीएससी के अंदर। तो इसमें जो है कि 20% जो है ये करीब करीब लास्ट 12 महीनों में ये बना है। इसने मूव किया है जनवरी से 2020 से, और पिछले साल जो है ये करीब करीब 94 लाख इसने जो निवेशकों ने इसमें कमाए भी हैं। और आज जैसे था कि इसने 2 लाख समथिंग इसने कुछ गंवा भी दिए हैं। तो बेसिकली, और एक में से पिछले महीने मैंने एक स्टोरी की थी कि एक महीने में 25 लाख जो हैं वो शेयर मार्केट के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें जो है 25 लाख का निवेशकों ने कमाया था सिर्फ एक महीने के अंदर। तो जिस तरीके से रकम है ये बड़ी है। इसमें गुजराती इनसाइट्स में जो गुजराती धंधो है, उसके हिसाब से क्या इसका इम्प्लीकेशन होता है, तो इसका हम आगे बढ़ा लेते हैं। इसे अगर हम में जो इसकी बुनियादी बात है कि उसमें कि इम्प्लीकेशन क्या है, इसका इसका मतलब क्या है। तो जो इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उन्होंने जिस तरीके से ये रिसीव किया है, एक डिसेंट रन मिला है उनको, डिसेंट एक तरीके से रिटर्न्स मिले हैं उनको इस पीरियड के अंदर। और जो है कि जो 30 लार्जेस्ट लिस्टेड स्टॉक्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गेन किया है। कुछ ने बहुत कम गेन किया है, लेकिन कुछ ने एक मॉडरेटली इसमें रिटर्न शो किया है। तो जो नेट मूवमेंट है ये पिछले साल में ये करीब करीब आपका 20% निकल करके आया, ये इसका डेटा के हिसाब से आकलन है। इसके बाद जो मेजॉरिटी जो है जो लिस्टेड शेयर्स की है, उन्होंने एक तरीके से किस तरीके से वो टाइम के साथ गए हैं, इन्वेस्टर्स ने उन अदर स्टॉक्स में भी किया है, तो उसने भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। जिस तरीके से आईटी में आपने तेजी देखी, हेल्थ केयर में आपने तेजी देखी, तो उनमें जो है इसका जो इम्प्लीकेशन है वो बिल्कुल साफ है कि सभी ने इसमें पैसा कमाया है। लेकिन जो ये है कि किसी ने काफी हद तक कमाया और किसी ने मॉडरेट रिटर्न ही लिए हैं, और किसी ने एक तरीके से, और इसकी जो वजह देखी जा रही है वो ये है कि काफी सारे फैक्टर्स हैं इसमें। लेकिन उसमें जो एक महत्वपूर्ण वजह ये है कि पिछले एक साल के अंदर काफी लोगों का इन्वेस्ट मार्केट में जो ये आए हैं। तो इसमें जो इसके बाद हम कहेंगे कि जो रीजंस हैं, इसको मैं अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका स्वॉट एनालिसिस करूंगा हर एक रीजन का। तो अगर हम इसमें करें, जैसे मैंने कल भी कहा था आपसे, जो ग्लोबल लिक्विडिटी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स थे इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद हमने जो बात की थी, हमने ये कहा था कि जिस तरीके से एक मार्केट के अंदर मोमेंटम आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोमेंटम की जो इसमें टर्म आया है। उसके बाद जो हमने कहा था कि जिस तरीके से जो इन्वेस्टर्स आए हैं एक साल के अंदर, इसके अलावा भी जो है वैल्यूएशन को लेकर भी इसमें बात हुई है। तो ये तमाम बातें हैं। तो इसको हम अगर बहुत ब्रीफली, अगर हम इसे आसान भाषा में समझें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो शेयर प्राइसेस हैं, कि इसका जो एक तरीके से अगर आप बिल्कुल फंडामेंटली इसको जाएं, तो फाइनल एनालिसिस में क्या होता है कि जो शेयर प्राइसेस अप तब होते हैं जब इन्वेस्टर्स जो हो हैं वो
विलिंग होते हैं या उनकी तरफ से एक स्वेच्छा होती है कि वो ज़्यादा पे कर सके, तो जो शेयर प्राइसेस के तब दाम ऊपर चढ़ते हैं। तो ये बहुत एक फाइनल एनालिसिस में ये काउंट होता है, ये बुनियादी है एज पर धंधो इन्वेस्ट, एज पर गुजराती धंधो की जो सेइंग है। इसके बाद जो है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, ये इनके पास अब अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग वजहें हो सकती हैं कि जिससे ये उस पर्टिकुलर शेयर के लिए ज़्यादा पे करने को तैयार हैं। तो अब इसमें जो पहली जो वजह है वो ये है कि उनको ऐसा लग सकता है कि जो इकोनॉमी है ये रिकवर कर रही है। एक एक्सटेंडेड पीरियड आ गया था लॉकडाउन के बाद, कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ था काफ़ी सारे सेक्टर्स में, जॉब्स भी गई थी, तो वो अब एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, न्यू नॉर्मल की तरफ हम बढ़ गए थे उसमें। लेकिन अब जो है कि हम उससे बाहर आ रहे हैं, फिर कोविड की वैक्सीन भी आ गई है, और जिस तरीके से वो एम्बिशियस प्रोग्राम है सरकार का बजट को लेकर, बजट में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। तो इसमें क्या है कि एक जो फैक्टर है मार्केट, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि मार्केट जो है वो सेंस से एक तरीके से सेंटिमेंट्स पे काम करते हैं, यानी कि उसमें जो है कि एक ऑप्टिमिस्टिक रहने का एक जो फील आ रहा है मार्केट्स के अंदर, ये उसको एक तरीके से पुश कर रहा है कि शेयर के प्राइसेस जो हैं वो हाई जा रहे हैं। और इसमें जो है कि जो अनदर है कि इसमें एक जो होप आ रही है कि बजट जो है इस सेंटिमेंट को जगाए रखेगा या उसको बनाए रखने में बहुत हद तक कारगर रहेगा। अगर बजट ऐसा नहीं कर पाता है, 10 से 20% भी जो मार्केट चाहता है अगर वो नहीं कर पाएगा तो मार्केट क्रैश कर जाएगा, बजट की स्पीच को पढ़ते पढ़ते ये हो जाएगा। तो इसके बाद जो है कि बॉन्ड्स में ऐसा उम्मीद तो की जा रही है स्टॉक में, लेकिन वो बजट ही बताएगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ बहुत टाइट हैं, फिजिकल डेफिसिट एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या सरकार ऑस्टेरिटी मेजर्स को चुनेगी, नहीं चुनेगी, खर्चे कम करेगी सोशल वेलफेयर स्कीम से, ये मैंने इकोनॉमी वाले इलेक्शन में आपको पूरी तरीके से बताया था। इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, इसमें जो तीसरा रीजन है वो ये है कि जो स्टॉक्स जो हैं जो ऊपर की तरफ गए हैं वो और ऊपर जाएंगे, और उसमें क्या होता है कि कुछ निवेशकों को लग सकता है, खास करके जो नए निवेशक हैं उनको लग सकता है कि हम अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, तो उससे भी क्या है कि जो स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं वो और ज्यादा हाई चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसको जो हम कहते हैं, इसको गुजराती धंधों के हिसाब से हम इसे मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम का जो ट्रेडिंग लॉजिक है वो ये है कि आप जब तक म्यूजिक बज रहा है तब तक आप नाच लीजिए, म्यूजिक एक बार बंद हो गया तो उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि मार्केट जो है वो जूम करता चला जाता है। तो ये इसको ब्रॉडली कह रहे हैं इन्वेस्टर्स के बिहाफ से कि किस तरीके से जो बुल रन है उसका एक सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या, अब व्हाट नेक्स्ट की जो बात आती है कि जो ये जो लॉजिक है जिस तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है, तो इसमें जो होगा कि कल को ये क्रैश कर जाएगा, तो मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ले जाऊं कि जिस तरीके से काफी बेरिश सा पीरियड हुआ था 2008 में, जो रिसेशन सबको पता है ग्लोबल, लेकिन इंडिया ने एक तरीके से बचा लिया था अपने आप को, उस वक्त इतना नहीं टच किए थे, आईसीआईसी का जरूर निकल करके आया था उस वक्त, और उसमें जिसको कहते हैं जो जो गवर्नर थे उनके, उसमें जो वाई वी रेड्डी जो थे उन्होंने कहा था कि आईसीएससी को घबराने की जरूरत नहीं है, तो ये थोड़ा सा था, लेकिन मोर और लेस हमने अपने को बचा लिया था ग्लोबल रिसेशन से। तो 2008 के अंदर जो हुआ था कि जो सेंसेक्स है वो ड्रॉप कर गया था 65% 8 महीनों के अंदर, ये एक बहुत बड़ा पैमाना था। ये हिस्टोरिकल एग्जाम परस्पेक्टिव से आप जब एनालिसिस करेंगे, आंसर्स को लिखेंगे या इसको समझाने का प्रयास करेंगे, उस वक्त ये आपकी हेल्प करेगा। तो उसमें क्या है कि 65% जो है 8 महीनों के अंदर गिर गया था। और इसके बाद जो था कि ऐसा जो पीरियड था कि उसके बाद जो जनवरी से मार्च 1992 में एग्जाम्पल लें तो जो इंडेक्स था वो डबल कर गया था 3 महीनों के अंदर। तो ये जो दो फीचर्स हैं, जो 2008 का पीरियड है और जो 92 का पीरियड है, 1992 का जो पीरियड है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और इसमें देखा गया था कि इसमें जो काफी सारे जो इन्वेस्टर्स या निवेशक थे वो ये सोच रहे थे कि करंट प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा हाई हैं। तो उसमें क्या है कि उससे जो सेंटिमेंट था एक तरीके से, न्यूज उसमें जिस तरीके से पोर इन हो रही थी और जिस तरीके से, तो उन्होंने इसमें काफी ज्यादा बिकवाली की। तो उसके मद्देनजर जो है कि अब जो होगा इसके आगे, ये काफी इन्हीं लाइंस पर रहने वाला है या नहीं रहने वाला, ये दिलचस्प होगा। लेकिन काफी हद तक मार्केट का मानना है कि ये और हाई जाएगा, उसके बाद ये टिप करना शुरू होगा। तो इसमें क्या है कि अब जब स्टॉक मार्केट में आपका आ गया है, तो 40 साल का अगर हम इसको ओवरऑल एक्सपीरियंस लें, तो सेंसेक्स ने एक तरीके से बेस जो है इसका, जो 100 था वो 1979-80 में था, तो उसको आज 50,000 पे चला गया है, यानी कि 100 से 1979-80 से, और अब जो है कि 50,000 इसने छू लिया है। तो ये बहुत बड़ी जर्नी है, खास करके जब लेवल 91 के बाद इसमें काफी तेजी आई है, और इसके बाद लास्ट 10 ईयर्स में इसमें और तेजी आई है। और अगर आप पिछला देखें, जिस साल में देखें, तो इसमें बहुत रिमार्केबल तेजी आई है। और इसमें जो एक फ्लिप साइड है वो ये है कि इतने सबके बावजूद जब हमारी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, तो इनके क्या फैक्टर्स है, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ग्लोबल लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो है, जो एक तरीके से आप इसको कहें कि विदेशी पैसा जिस तरीके से आ रहा है, अगर डॉलर वीक होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ पैसा बहता है। इसको मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसमें जो है कि स्वॉट एनालिसिस जब हम करेंगे सारे फैक्टर्स का, उसको आप देखिएगा। तो बेसिकली अब इसमें हुआ क्या है कि जो कंपाउंड रिटर्न है, जो ये जो है करीब करीब जो कंपाउंडिंग रिटर्न है, ये 16% का आया है। तो इसको देख सकते हैं कि ये
41 सालों में अगर इस तरीके का रिटर्न आ रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ठीक है, लेकिन मार्केट्स के अंदर देखा भी गया है कि 28% भी दिया गया है। तो समटाइम्स ये कि मार्केट बहुत इंटरेस्टिंगली काम करता है, लेकिन मार्केट जो है ये जिस तरीके की कष्ट भी है इसमें, और मार्केटिंग में एक तरीके से किसको कहते हैं ना कि दलाल स्ट्रीट, जो वो ग्रेवयार्ड है एक तरीके की, यानी वहाँ काफ़ी सारे जो हैं एक तरीके से काफ़ी सारे लोगों को उसने रोड पे मिला दिया है, लेकिन मार्केट रिवॉर्ड्स भी करता है। तो इन सब के मद्देनज़र जो नए निवेशक हैं खास करके उनको थोड़ा मार्केट समझना चाहिए। और इसमें क्या है कि आप किस तरीके से जो अब इसमें करेंगे क्या, तो एक तरीके से आप इसमें ले सकते हैं नए निवेशक में एक मिक्स बनाइए, जिसमें इंडेक्स ईटीएफ्स हों, जिसमें आपके डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स हों, उसमें इन्वेस्टिंग सिस्टमैटिक करें, उनको स्मॉल मंथ्स एवरी मंथ करें, और उसके बाद जो लॉन्ग रन के लिए ये काफ़ी सारे जो एनालिस्ट वगैरह हैं ये सब बता रहे हैं इस पे, तो उस पर जो है कि हम नहीं बात करते हैं, हम इस पर गुजराती धंधों के हिसाब से बात करते हैं। तो गुजराती धंधों में जब मार्केट इस तरीके से होता है तो एक जो लेसन्स है इन्वेस्टर्स के लिए, जो हमने सीख देखी है, जो पुरानी सीख के तौर पे किया गया है, तो इसमें कुछ वर्ड्स गुजराती के भी होंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो इन्वेस्टमेंट जो है ये इज अबाउट कॉमन सेंस, ऐसा कहा जाता है कॉमन सेंस के बारे में, लेकिन जैसा कि ये है कि इट इज नॉट सो कॉमनली अवेलेबल, यानी सबसे जो खतरनाक चीज मार्केट्स के अंदर होती है वो टिप्स होती हैं। इसको काफी सारे बुक्स में मैंने खुद पढ़ा है कि जो टिप्स को लेकर के काफी ज्यादा जो अच्छे राइटर्स माने जाते हैं इस फील्ड में, उन्होंने कहा है कि टिप्स एक बहुत बड़ा खतरा है। तो उन टिप्स को एनालिसिस कैसे आप करेंगे, सुने सबके, लेकिन फैसला आप ही को लेना है क्योंकि पैसा आपका है। और इसमें जो गुजराती जो सेइंग है वो ये कहती है कि अदर देन योर पेरेंट्स, यानी आपके पेरेंट्स के अलावा, आपके अभिभावकों के अलावा जो है कोई, किसी और को कोई दिलचस्पी नहीं है अगर आपको रिच देखने में या रिच बनाने में हेल्प करने में। तो इसलिए क्या है कि सबकी सुने आप, लेकिन डिसीजन आपका अपना ही है। टिप्स को लेकर के बहुत सारे राइटर्स ने इस पे एक बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, क्रिटिक लिखा है रादर, आप उसे पढ़िएगा। इसके बाद जो है कि तेजी मंडी, तो तेजी मंडी का तो इसका मतलब हुआ है कि बुल एंड बियर, इसको कहते हैं कि पूनम और ये अमावस की तरह, अमास कहते हैं इसे। तो ये पूनम की तरह भी है, अमास भी, यानी कि फुल मून भी है और न्यू मून भी है, लेकिन जो इसमें डिफरेंस ये है कि इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। जिस तरीके से फुल मून का एक पैटर्न है, इस तरीके से अमावस का एक पैटर्न है, लेकिन मार्केट्स के अंदर इसका कोई पैटर्न नहीं है। तो कभी आपको पूनम लगेगा, कभी आपको अमावस की तरह हो जाएगा। तो मार्केट्स जो है इसमें तेजी मंडी है, यानी कि बुल एंड बेरिश कभी भी जा सकता है। तो आज अगर आप अमावस में है, अगर आप अमास में है तो पूनम का सोचिए, और अगर आप पूनम में है तो अमास को मत भूलिए। तो मार्केट जो है इन दोनों में, ऐसा गुजराती धंधों के हिसाब से कहा जाता है। इसके बाद जो है कि इसमें एक चीज और गुजराती धंधों में बहुत इंटरेस्टिंगली कही जाती है, वो ये है कि ट्रेडिंग जो है ये बहुत मुश्किल है रास्ता है पैसे बनाने का। जो इन्वेस्टमेंट है, जो इसको जो ट्रेडिंग के लिए ये कह रहे हैं, और जो इन्वेस्टमेंट जो निवेश के लिए कह रहे हैं, ये एक आसान रास्ता है, ऐसा गुजराती धंधों के हिसाब से कहा जाता है। तो जब ट्रेडिंग में जो होता है कि स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। अब किसी भी चैनल पे देखें, स्टॉप लॉस पर बहुत बातें होती हैं ट्रेडिंग को लेकर के। और इन्वेस्टमेंट में क्या चीज, जो सबसे मूलभूत चीज है इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो मूलभूत चीज है वो ये है कि आपकी एवरेजिंग क्या है। तो एवरेजिंग को लेकर के इन्वेस्टमेंट्स को जो है निवेशक हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। और जो एक तरीके से ट्रेडिंग में है वो स्टॉप लॉस को लेकर के फिक्रमंद रहते हैं। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि ट्रेडिंग मुश्किल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक आसान रास्ता है पैसे बनाने का। अब इसमें ये एक चीज और आती है, गुजराती धंधों में ही है ये, इसमें एक चीज आती है कि बटाटा। बटाटा मतलब जैसे आलू होता है ना, लो क्वालिटी जो स्टॉक्स होते हैं उनको बटाटा कहा जाता है। अगर बटाटा ट्रेड कर रहा है टाटा के ऊपर, यानी कि अगर जो एक आपका लो क्वालिटी स्टॉक है, अगर वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है या क्वालिटी स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहा है, तो वो बिल्कुल एक सही साइन होता है मार्केट से बाहर निकलने का। तो जब बटाटा इज ओवर टाटा, तो मार्केट से बाहर आ जाओ, वरना उसमें डूब जाएगा। तो इसको ये कहते हैं कि बटाटा और टाटा, ये जो टर्म है ये गुजराती धंधों में बहुत यूज होती है। इसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है, वो ये आती है कि भाव भगवान, यानी कि जो प्राइस है वो रिफ्लेक्ट करता है आपका काफी सारी बहुत चीजों को वो दर्शाता है। तो इसमें कहते हैं कि आप मार्केट के अगेंस्ट में टाइड मत करें, जैसे कि कई लोगों का ईगो आ जाता है, कई लोगों का ग्रीड बढ़ जाता है। तो उसमें आप मार्केट्स को सुने, मार्केट्स की नर्व पे पकड़ रखें, और मार्केट्स के अगेंस्ट ना कोशिश करें, अगेंस्ट द टाइड। आप जिंदगी में चैलेंजेस के लड़ते हैं, जूझते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सब सही है, लेकिन मार्केट्स में अगर आपका यही अगर ईगो आपने आगे पुट किया, तो उसमें जो है कि आपको मानना पड़ेगा, आपको सबमिशन दिखाना पड़ेगा, भाव ही भगवान है। तो इसमें जो है आपको मार्केट्स को सुनना पड़ेगा। तो दलाल स्ट्रीट को जिस तरीके से कहते हैं, इसको ये पालिया भी कहते हैं, पालिया यानी कि इसको ग्रेव स्टोन कहा जाता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था। और एक चीज और जो इसमें सिखाई जाती है वो ये है, जो इंटरेस्टिंगली ये है कि हम्बल, कि कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो, और जिस तरीके से गुजराती में कहा भी जाता है, अभिमान तो राजा रावण नूपन नाही
ताकि तो यानी कि अभिमान जो था वो राजा रावण को भी ले चुका था। तो ये जो सेइंग है ये मार्केट्स में बहुत रेलिवेंट है। कई जैसे आपने किताबें पढ़ी होंगी, महाभारत, चाणक्य नीति इन मार्केट्स, कॉर्पोरेट स्टाइल में चाणक्य की नीतियां कैसे काम करते हैं, लाइफ में चाणक्य नीतियां, उस तरीके से गीता इन मैनेजमेंट, आपने इस तरह की किताबें भारी पढ़ी होंगी। लेकिन वो सब उनका एक अपना रेलिवेंस है। लेकिन यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि इसमें जो हमें रामायण से सीखने की बात है कि हम्बल रहें, ओवर कॉन्फिडेंस सक्सेस और लॉस में अपना संतुलन आप बनाए रखें, क्योंकि मार्केट्स जो है आपको ऊंचा नीचा हर वक्त करेगा। और जिस तरह से आप अगर देखें तो रामदेव अग्रवाल जी को भी एक बार मैं सुन रहा था, तो उन्होंने भी कहा था कि उनको शुरुआत जब उन्होंने की थी तो उनको बहुत बार पिटे हैं वो। तो इसके बाद मतलब मार्केट में पिटे हैं वो, मतलब जिस तरह उनके इन्वेस्टमेंट्स, उनके रॉन्ग डिसीजंस हैं, तो इसको लेकर के, लेकिन वो एक हम्बल बने रहे। उसके बाद इसको आगे हम करेंगे तो इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दें तो इसमें कहते हैं कि लक्ष्मी पूजन जो होता है दलाल स्ट्रीट में एवरी साल वो दिवाली पे होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको सरस्वती माँ की भी स्तुति या प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गुजराती धंधों में एक बारीकी, जैसे शुरू में उन्होंने कहा था कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, तो जो नॉलेज है वो क्रिटिकल है यहाँ पर। आप खाली मतलब कहते हैं ना कि किताब भी आई है निकोलस तेलेब की, रैम फूल्ड बाय रैंडमनेस। आप अगर किसी में चाहते हैं, अगर वो पैटर्न आपका रिपीट हो जाता है तो उसमें क्या है कि वो फूल्ड बाय रैंडमनेस की तरह, उसमें बहुत अच्छी किताब है, उसे पढ़िएगा डिटेल से, मैं कभी उस पर बुक रिव्यू लिख दूंगा, इसमें मैं बना दूंगा मैं लेक्चर, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। तो इसमें कहते हैं कि नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक बात है कि आप अगर मार्केट्स में अगर आप पैसा बनाते हैं, कई लोगों को एक साल बन सकता है, लेकिन वो दूसरे साल उनको ज्यादा डुबाते हुए भी देखा गया है। तो ये मार्केट से बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप लक्ष्मी माता का पूजन जरूर करें, लेकिन साथ में सरस्वती माता को ना भूलें। इसके बाद यह है कि इन्वेस्ट इन क्वालिटी, यानी कि आप जो हैं, जिस तरीके से समोसों की बात की जाती है कि आप जिस तरीके से बासी समोसा नहीं खाते हैं, गुजराती के हिसाब से बता रहा हूं मैं, तो उसी तरीके से आप ओल्ड स्टॉक्स या जो स्टिंकिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स हैं, आप उनको क्यों लेंगे? तो कचरा स्टॉक कभी घर नहीं लाने का। और इसको कहते हैं कि क्वालिटी नेवर कम्स चीप, यानी आप मूंगफली के दाम पे बादाम नहीं खा सकते। ये भी गुजराती धंधों में सीखने की चीज है। और इसके बाद जो है कि इसमें जो एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि अगर पैसा बनाना इतना आसान होता तो हर कोई रिच होता। और जिस तरीके से इसमें आप देखें, किताबें देखें, गुड रिच डैड पुअर डैड आप पढ़ें, तो उसमें आपको काफी ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि सभी पैसा बनाना चाहते हैं और पैसा बनाना आसान नहीं है, लेकिन इसको बनाया जा सकता है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आपको सेंस इसमें रखना पड़ेगा। तो आपके पास बुनियादी चीजें होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और इसमें ये क्या है कि एक चीज जिससे बचना चाहिए वो ये है कि लोभ नो थोप नाही, यानी कि ग्रीड हैज नो लिमिट। ये आप ये देखें कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। आदमी पहाड़ से गिर के बच जाएगा, लेकिन लालच में जो गिरा वो बुरी तरह डूबेगा, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा गुजराती धंधों का भी मानना है। इसमें क्या है कि डोंट गेट कैरिड अवे बाय मनी एंड फेम। तो मार्केट में जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा संयमित हो जाना चाहिए। मार्केट का आर्टिफिशियली रन तो नहीं है, ये आर्टिफिशियल बुल रन तो नहीं है ये, इसके लिए आपको एक पहचान होनी चाहिए। तो दलाल स्ट्रीट में क्या है कि आपके पास तो इनको कहते हैं ना सेठ नथा लाल, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि आप पैसा नहीं होगा आपके पास तो आपको नथियो कर देंगे। तो इसको गुजराती में कहा जाता है नाना वगर नथियो, ना नाने नाथालाल। मेरी गुजराती थोड़ी अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है रादर। तो लेकिन इसमें मतलब यही है कि आप सेठ नथालाल हैं अगर आपके पास पैसा है दलाल स्ट्रीट में, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सेठ नथालाल जो है नथियो बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। तो इन सारी चीजों को अगर आप लें, जिस तरीके से मार्केट्स में एक जर्नी में 50,000 एक डिसिप्लिन से आया है, और बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर में, तो आप इसमें मार्केट्स के अंदर है ऊंचाइयां छू सकते हैं, आप इसमें पैसा बना सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से 11 हफ्तों का बुल रन है, जिस तरीके से आज ही की न्यूज है कि मार्केट जिस तरीके से क्रैश किया है, तो इनसे थोड़ा सा आपको सीखना चाहिए, लेसन सीखना चाहिए, और आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको स्टॉक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जितना पढ़ें, अच्छी किताबें हैं मार्केट्स में अंदर, वॉरेन बफेट को सभी फॉलो करते हैं, आप उनको पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं उन्हें पढ़िए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। निकोलस तलेब की किताब फूल्ड बाय रैंडमनेस तो यकीनन पढ़ें आप। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।